विपक्ष की सभी पार्टियां भाजपा से मुकाबला करना चाहती हैं। सभी पार्टियों को अपनी अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा भी है। सबको पता है कि कांग्रेस को छोड़कर देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो अकेले दम पर लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुकाबला कर सके। बावजूद इसके टुकड़ों टुकड़ों में विपक्षी पार्टियां एक होकर मंच साझा कर रही हैं। हालिया उदाहरण तेलंगाना का है। तेलंगाना के सीएम केसीआर ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली के जरिए भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाने की बात चल रही है, उसकी पहल हो रही है। जितने भी पार्टी के नेता इनकी रैली में शामिल हुए हैं, वह सब कितनी भी कोशिश कर लें, लोकसभा चुनाव में 25, 30 या 35 सीट से ज्यादा नहीं ला पाएंगे। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल उठता है कि क्या 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आते आते विपक्ष कई मोर्चों में तब्दील हो जाएगा, जैसा कि आमतौर पर होता रहा है। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विपक्षी पार्टियों की रणनीति क्या है और कांग्रेस के बगैर विपक्षी पार्टियां क्या कर सकती हैं। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि विपक्षी पार्टियों के अगर कई मोर्चे बन गए तो भाजपा के लिए काम कितना आसान हो जाएगा, खास करके 2024 लोकसभा चुनाव में। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी पेश करें जो सच के बेहद करीब हो। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तेलंगाना के धम्मम में इतनी बड़ी रैली करने के पीछे वहां के मुख्यमंत्री की मंशा क्या है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आइए जान लेते हैं कि कुछ महीने पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री बिहार क्यों गए थे। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब पटना में मुलाकात हुई थी तो राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई थी कि शायद केसीआर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बिहार आए हुए हैं। केसीआर नीतीश कुमार से गलवैया करते हुए भी देखे गए थे। दोनों नेता एक दूसरे से मिलकर बहुत गदगद हुए थे। ऐसा माना जाने लगा था कि दोनों मिलकर अन्य विपक्षी पार्टियों को भी साथ लाने की कोशिश करेंगे, एक मंच बनाएंगे। हालांकि वैसा हुआ भी, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार की तरफ से। केसीआर के वापस जाने के बाद नीतीश कुमार भी दिल्ली 2 बार गए। उन्होंने वहां राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात उन्होंने की थी। नीतीश कुमार आज भी उसी मिशन में लगे हुए हैं। यानी जो संगठन या जो मोर्चा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ होगा, उसी मोर्चे में शामिल होंगे नीतीश कुमार। ऐसा वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं और उनकी पार्टी भी। नीतीश कुमार का प्रयास अभी सिरे चढ़ने वाला ही था। उसके पहले ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में एक बड़ी रैली आयोजित करने का मन बना लिया। बुधवार को यह रैली धम्मम में आयोजित की गई। इस रैली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शामिल हुए। अपने दर्शकों को बता दूं कि केसीआर की पार्टी का नाम पहले टीआरएस हुआ करता था, जो कि अब बदल गया। अब उनकी पार्टी का नाम है बीआरएस, यानी भारत राष्ट्र समिति। तेलंगाना में नई पार्टी गठन के बाद का यह उनका पहला आयोजन है। इस आयोजन के जरिए केसीआर देश को यह बताना चाहते हैं कि वह एक मोर्चा बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं जो बहुत मजबूत होगा। उनका दावा है
और शायद उनका दावा यह भी है कि मजबूत के साथ साथ उनका मोर्चा टिकाऊ भी होगा। इस आयोजन में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया था, लेकिन नीतीश कुमार ने उस रैली में आने से यह कहकर मना कर दिया कि वह उस मोर्चे में शामिल होंगे जो आरएसएस और भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। नीतीश कुमार की तरह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उस रैली में नहीं गई। हमारे दर्शकों को याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान कर दिया था कि उनकी पार्टी आने वाला कोई भी चुनाव अकेले लड़ेगी। यानी फिलहाल अभी से विपक्ष के 3 मोर्चे दिखने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस तो अपने आप को अकेले मानकर चल रही है। संभव है कि उसके साथ आने वाले समय में कुछ और भी पार्टियां जुड़ जाएं। ऐसे में सवाल यह पैदा होता है कि नीतीश कुमार जिस गठबंधन की बात कर रहे थे उसकी असलियत क्या है। उनके काल्पनिक गठबंधन में कौन कौन सी पार्टियां शामिल हो सकती हैं, और अगर कुछ पार्टियां उनके गठबंधन में शामिल भी होती हैं तो क्या उनका गठबंधन उस स्थिति में होगा कि भाजपा से मुकाबला कर सके। यानी कुल मिलाकर जैसा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों को लेकर अक्सर कहा करती है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति का कुंभा जोड़ा। विपक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी का यह स्लोगन पिछले कई चुनावों से चरितार्थ होता आया है, और विपक्ष के रवैये को देखते हुए ऐसा लगने लगा कि भाजपा का यह स्लोगन एक बार फिर से विपक्षी एकता को लेकर किए जा रहे पहल को चरितार्थ करता हुआ दिख रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर विपक्ष का यही रवैया रहा तो सबको मान लेना चाहिए कि 2024 लोकसभा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बीजेपी को लेकर भले ही देश भर में यह चर्चा हो रही हो कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो या है, लेकिन विपक्षियों की आपसी खींचतान में एंटी इनकम्बेंसी की बजाय हो सकता है कि बीजेपी के लिए प्रो इनकम्बेंसी भी साबित हो जाए। अब रही बात कांग्रेस की। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस जितनी मेहनत कर रही है और जिस हिसाब से उसे देश भर से लोगों का समर्थन मिल रहा है, उससे देखकर इतना तो तय हो गया कि कांग्रेसी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की स्थिति में आने वाली है या करने का मन बना चुकी है। लेकिन यह भी तय है कि कांग्रेस अभी इतनी मजबूत नहीं हो पाई है और न ही 2024 से लोकसभा चुनाव से पहले वह इतना मजबूत हो पाएगी कि अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर सके। ऐसे में विपक्ष की तमाम पार्टियों को अपना खुद का मूल्यांकन करने का वक्त आ गया है। वह या तो अपनी अपनी डफली बजाते रहें, अपनी अपनी डबली बजा करके खुश हो ले, या फिर समय रहते हुए किसी ऐसे मोर्चे का गठन कर ले जो केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल कर सके। नमस्कार।